हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईफाई स्टडी डिफेंस एग्जाम्स पे। मैं हूं सुनील सर। एनडी के लिए एक नया सेशन लेकर के आया हूं। शुरू में ओपनिंग स्लॉट में आपके एक पेपर आता है। जैसे ही पेपर आता है आपका जनरल एबिलिटी का, उसी एबिलिटी के जनरल के स्लॉट में सीधा आपके पास एक क्वेश्चन आता है एरर फाइंडिंग का। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि बहुत सी चीजें ऐसी है जो आप झटके में सॉल्व कर सकते हैं, बशर्ते कि आपने बेसिक कैलकुलेशंस अपनी तरफ से बिल्कुल सही की हो। ठीक है, आइए इसको इन्वॉल्व करते हैं। ये नील 10 कोड है, आपको अप्लाई करना है अगर आप कोई रेफरल कोड लगाना चाहते हैं, और अगर प्लस सब्सक्रिप्शन को अगर आप लेना चाहते हैं अनअकैडमी पे, तो ऐसे में अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए प्लीज आप ये नील 10 कोड जो है, ये मेरा रेफरल कोड है, इसको लेकर के आप 10% के डिस्काउंट और साथ में बहुत अच्छी क्वालिटी के टीचिंग स्टफ और मटेरियल आप प्राप्त कर सकते हैं 3, 6 और 12 महीने के लिए। थैंक यू वेरी मच। चलते हैं क्वेश्चन आंसर राउंड की तरफ। बेसिकली हम क्या कहते हैं, जब एक क्वेश्चन की शुरुआत की जाती है सॉरी, हम किन किन चीजों को उस पर देखना पसंद करते हैं। देखिए क्या होता है, अगर मैं एनडीए की एग्जाम देता, हालांकि मेरी पात्रता नहीं है, मैं 52 साल का हो गया हूं एंड आई एम नॉट मेडिकली, फिजिकली एंड एकेडमिकली और एज वाइज भी आई एम नॉट एलिजिबल, लेकिन अगर मैं देता तो मेरा सबसे ज्यादा निशाना यहीं पर होता कि इस जगह क्या दिया हुआ है दोस्तों, इस जगह बिफोर दिया हुआ है जो कि एक कंजंक्शन है। एम आई राइट? किसका कंजंक्शन है? टाइम का। देखिए, एक टीचर के नजरिए से नहीं, एक स्टूडेंट के नजरिए से समझा रहा हूं। मान लो कि मैं भी पेपर दे रहा हूं मुझे पता है कि बिफोर एक टाइम कंजंक्शन है तो बिफोर अगर टाइम कंजंक्शन है तो इसके पीछे भी एक वर्ब है डाइड सेकेंड फॉर्म में, और इसके बाद भी आगे एक वर्ब है अराइव्ड सेकेंड फॉर्म में। दोस्तों, बिफोर क्या होता है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में बिफोर के आगे पीछे दोनों वर्ब जो है वो सेम फॉर्म में नहीं रह सकती, नहीं रह सकती, नहीं रह सकती। तो सवाल ये किस में रहेगी, किस में नहीं रहेगी? उत्तर बिफोर के बाद जो वर्ब है वो तो हमेशा सेकंड फॉर्म में ही रहेगी। बिफोर के बाद में जो इसके पहले है, ये पेशेंट की मौत पहले हुई, पेशेंट भी नहीं, जिसको कुचला गया था विक्टिम, उसकी मौत पहले हो गई और एम्बुलेंस या मेडिकल हेल्प जो है वो बाद में आई। तो बाद में, तो जो घटना बाद में हुई उसे तो हम सेकंड फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, और जो घटना पहले हुई है बिफोर से, बिफोर के कंजंक्शन से पहले की, उसे हम दोस्तों हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, जिसका प्योर हिंदी में अर्थ होगा इमरजेंसी हेल्प जब तक पहुंची, पीड़ित की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। इसका मतलब यह है कि इसके फर्स्ट पार्ट में एरर है, और आप यहां क्या लगा देंगे दोस्तों? हैड डाइड कर देंगे, यानी कि बिफोर का पहला वाला टेंस जो है वो परफेक्ट टेंस में चला जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा इसके ए पार्ट में एरर है। ईच ऑफ दिस बुक्स आर वेरी यूजफुल टू कॉलेज स्टूडेंट्स। हम लोगों ने कई बार बात की है, बिल्कुल इसी क्वालिटी के क्वेश्चन आते हैं, थोड़े से टफ लेवल के आते हैं, इसमें भी टफ लेवल के क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों क्या होता है, 5/2 का और 5/3 का शेयर होता है उसमें। 2 क्वेश्चन बहुत टफ लेवल के आते हैं, 3 बहुत ही मॉडरेट और इजी लेवल के आते हैं। तो मैं आपको उसी हिसाब से प्रैक्टिस करवा रहा हूं। ईच ऑफ की ओपनिंग क्या करेगी? किसी वर्ब और टेंस के किसी भी सेंटेंस के नाउन को क्या करेगी? सब्जेक्ट में कन्वर्ट करेगी सिंगुलर बनाकर। और अगर सिंगुलर बना के कन्वर्ट करेगी तो बुक्स तो आपकी 100% प्लूरल आएगी। बुक तो प्लूरल ही आएगी। किताबों में से हर एक किताब, किताबों में से एक एक किताब, हर एक किताब, तो किताबों प्लूरल है और एक एक किताब, हर एक किताब सिंगुलर है, तो वर्ब भी एक एक किताब को ही मिलेगी। तो यहां पर वर्ब क्या हो जाएगी? सिंगुलर हो जाएगी। आपने क्या सीखा? ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, वन ऑफ से जितने भी ऑफ लगे हुए जितने भी शब्द है प्रीपोजिशन के, उसके बाद में जो प्लूरल नाउन होता है उसको नजरअंदाज करते हुए, नेग्लेक्ट करते हुए, अवॉइड करते हुए आप अपनी वर्ब को सिंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे और उसमें सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। वाईफाई स्टडी पे एनडी की तैयारी कर रहे हैं आप सुनील सर के साथ इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक है। और आपका और मेरा ये साथ जो है बहुत जल्दी कामयाबी की एक दास्तान आप सभी लोगों के लिए लिखने वाला है। ये सीडीएस में भी काम आएगा, एयरफोर्स में भी काम आएगा, नेवी में भी, एमआर में भी, एक्स ग्रुप में भी, वाई में भी, एसएसआर में भी। आपका दिल कहे आप उसमें इस तैयारी को इन्वॉल्व कर सकते हैं। इसलिए अपने यार दोस्त, भाई बहन, रिश्तेदारों को कह सकते हैं जो आपके हम उम्र हैं कि वाईफाई स्टडी पे सुनील सर की टीचिंग के लेसन्स को प्लीज लें। हम लाइक शेयर करेंगे, आप अपने लिंक को कॉपी पेस्ट करके अपने यार दोस्तों को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगले चरण में चलते हैं। शी इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी वन ऑफ हर 2 सिस्टर्स। इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं,
एक आध दफा तो मैंने भी करवा के दिया इस तरह का क्वेश्चन। शी इज मोर ब्यूटीफुल देन, क्या करेंगे सर? इंग्लिश क्या कहती है आपसे? मोर ब्यूटीफुल, ज्यादा सुंदर है। कितनी सिस्टर है? 2 सिस्टर है। 2 सिस्टर के लिए आप एनी ऑफ का प्रयोग नहीं कर सकते, है ना? तो या तो आप करें, आप इसमें कि या तो आप ऐसे कर दें आइदर ऑफ हर 2 सिस्टर्स, और या आप कर दें शी इज मोर ब्यूटीफुल देन बोथ हर सिस्टर्स, बोथ हर सिस्टर्स, ये भी सही हो जाएगा। तो 2 का जिक्र कर देंगे तो बोथ हर सिस्टर्स अपने आप में सही हो जाएगा। लेकिन एनीवन नहीं आ सकता, क्योंकि एनीवन जो है वो 3, 4, 5, 6, 7 मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन इनके साथ लागू किया जाता है। Am I right? तो किस पार्ट में एरर करोगे आप आज इसका आंसर देते तो आप आंसर करते बी पार्ट में एरर है। मैं बहुत जल्दी आपके लिए PQRS लाऊंगा दोस्तों, जिनको ऊपर नीचे सेंटेंस को जचाना होता है, जिसे जंबल्ड पैराग्राफ कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, आपके है ना 6-7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 50 क्वेश्चन में से, तो उसके लिए आप प्रिपेयर रहिएगा मेंटली। ही इज द सेम डॉक्टर, द सेम जब भी पीछे आता है, द सेम या द ओनली जब भी पीछे आता है तो अंदर हु का प्रयोग नहीं हो सकता। वाक्य के शुरुआती चरण में जब भी द सेम या द ओनली आएगा, अंदर हु नहीं दैट आएगा रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में। अंदर रिलेटिव प्रोनाउन किसके रूप में यूज होगा? दैट के रूप में रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। बी पार्ट में इसके दोस्तों जबरदस्त एरर है। उम्मीद करता हूं समझ गए मैंने क्या बोला। देखिए अब आपको एक चीज बताता हूं, आपको आप ध्यान से सुनोगे हैं। इस क्वेश्चन में मैं 2 मिनट का ब्रेक लेता हूं आपसे और आपसे बात करना चाहता हूं। इसमें हुआ क्या है, टीचिंग पॉइंट से अगर मैं आपको समझाऊंगा तो आप कुछ नहीं समझेंगे। आप टीचिंग पॉइंट सुनना चाहते हैं इसका, जो हम कॉलेज में, बीएड में, एमफिल में, पीएचडी में करवाते हैं, यूजीसी नेट में। अब आप इसका टीचिंग पॉइंट सुनना, आप हैरान रह जाओगे। 2 सेकंड लूंगा मैं आपका। टीचिंग पॉइंट इसको हम अगर वहां करवाते हैं तो हम ये कहते हैं, whenever a relative pronoun is placed in between the sentence involving both the clauses, the antecedent of the relative pronoun, if that has been defined by any defining adjective, the defining clause becomes automatically eligible for making the next relative pronoun as specific one, that is who cannot be used in that context. The only pronoun that can be used after a defining clause is that. तो अब ये आपको समझ में नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि आप मैथ्स फिजिक्स के बंदे हो, सपोज करो। तो आपको सिर्फ इतना सुनना है कि जब भी वाक्य के शुरुआती चरण में द सेम या द ओनली आएगा तो अंदर आगे हु का प्रयोग नहीं होगा, फिर वहां पे दैट का ही प्रयोग किया जाएगा। आई वाज टेकिंग एक्सरसाइज फॉर 3 hours बिफोर ही वाज कॉल्ड बाय हिज फादर। चलिए, ये गेंद आपके पाले में है। मैं कई दफा मेरे क्वेश्चन आंसर में अपने बच्चों को चैलेंज राउंड में ले जाता हूं। किस राउंड में? चैलेंज राउंड में। ये आपके लिए चैलेंज राउंड है। ऐसा क्यों कह रहा हूं? ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि मैथ्स, फिजिक्स, जीके से, इनसे आपके एनडीए के अंदर खाली कट ऑफ नहीं बनती है। जीके में तो सबके क्वेश्चन एक जैसे राइट होते हैं। सवाल आता है इंग्लिश में। इंग्लिश में 50 में से किसी किसी बंदे के 19 नहीं आते हैं और किसी किसी बंदे के 42 तक आ जाते हैं। कितने? 42 तक। यकीन मानिए 50 में 19 वाला तो ऐसे भी शायद क्वालिफाई ना कर पाए, तो बचा 32, 50 में 32। जबकि जीके में क्या होता है, नीचे देख लेना, जीके में ऑन एन एवरेज आ रहे हैं लोगों के, क्या ना 30 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं किसी के, है ना, किसी के 32 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, किसी के 29 क्वेश्चन राइट। ये एवरेज आता है, ठीक है ना, क्योंकि सबको पता नहीं है कि भारत में पोस्टल सर्विसेज की शुरुआत करने वाला लॉर्ड वाइसराय कौन था। लॉर्ड विलियम बेल्टिक था, लॉर्ड डलहौसी था, लॉर्ड कॉर्नवालिस था या लॉर्ड कर्जन था, राइट। लेकिन यहां पर जब आप चलते हैं तो ये चीज लॉर्ड कॉर्नवालिस या लॉर्ड विलियम बेल्टिक से नहीं जुड़ी हुई है। ये वो चीज है जो आपको आती है, कौन सी? इंग्लिश में। तो बेंटिक या डलहौसी या कॉर्नवालिस या लॉर्ड कर्जन की बात करेंगे तब तो मुकाबला मुश्किल होगा, इसकी बात करेंगे तो मुकाबला क्या होगा? इजी होगा। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, अब आप ये बताइए इसमें क्या एरर है। इसमें जो एरर बता देगा वो अपने मम्मी पापा को कह दे कि मेरी एनडीए क्लियर हो गई है, मैं ट्रेनिंग पे जा रहा हूं, ठीक है, मेरी एनडीए क्लियर हो गई, मैं ट्रेनिंग पे जा रहा हूं, ठीक है ना। ऐसा बोल देना आप मम्मी पापा को 100% गारंटी के साथ। मैं बताता हूं क्या होगा। देखो दोस्तों ने दिखा हुआ बिफोर ही वॉज कॉल्ड, उसके पापा ने उसे आवाज दी। किस टेंस में दी? पापा ने उसे आवाज दे दी। आपका टेंस पास्ट में, देखो वॉज कॉल्ड दिया हुआ है।
तो पास्ट टेंस में पापा ने अगर आवाज दे दी तो वो जो एक्सरसाइज कर रहा था कब से, 3 घंटे से, 3 घंटे से अगर कर रहा था तो वो हैज बीन, हैव बीन टेकिंग में आना चाहिए, वॉच से तो आ ही नहीं सकता, तो बिन आना चाहिए, बिन। क्यों? क्योंकि फॉर या सिंस, इंग्लिश में सुन लेंगे, फॉर या सिंस के साथ आगे जब भी टाइम देते हैं, इवेंट देते हैं, तो पीछे बिन जरूर आता है, वॉज, इजमार वाजवर नहीं आते। और बिन अकेला आ नहीं सकता, और पापा ने आवाज दी थी तो उसकी एक्सरसाइज बंद हो गई तो पास्ट हो गया, तो यहां क्या आ गया, ही हैड बीन टेकिंग एक्सरसाइज। सही जवाब है इसके ए पार्ट में। क्या है दोस्तों? ए पार्ट में इसके एरर है। ही सेट इन डार्कनेस फॉर द लाइट वेंट आउट, ये बता दीजिए आप, है ना। देखिए पहली तो बात तो मैं आपको यह बताऊं, वो अंधेरे में बैठा रहा क्योंकि लाइट चली गई। दोस्तों समझने की कोशिश करना, यहां फॉर का अर्थ है क्योंकि, यहां फॉर का अर्थ है क्योंकि, और क्योंकि का मतलब क्या होता है आपको पता ही है, इसलिए किया, क्योंकि का मतलब होता है दोस्तों बिकॉज। तो यहां जब ये बिकॉज आपका लाइट के जाने के साथ का जुड़ रहा है और पीछे में सेट दिया हुआ है, अंधेरे में बैठा रहा, तो बैठा रहा सेकंड फॉर्म में, और वेंट आउट भी कौन सी फॉर्म में हो रही है, सेकंड फॉर्म में। और बिकॉज या फॉर जो है, फॉर इस वाक्य का कंजंक्शन है, याद रखना। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के दोनों तरफ सेम वर्ब नहीं चल सकती, ठीक है। तो अंधेरे में वो बाद में बैठा, लाइट पहले गई, तो वेंट आउट को हैड गॉन आउट कर दीजिए आप। वेंट आउट को क्या कर देंगे, वेंट को थर्ड फॉर्म में गॉन करने के लिए आपको हैड लगाना पड़ेगा, हैड गॉन आउट, ठीक है। आउट तो दिया ही हुआ है, किस पार्ट में एरर होगी दोस्तों, सी पार्ट में। सुनील सर के साथ में वाईफाई स्टडी डिफेंस एग्जाम्स पे एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, सेशन सारे देखें, वर्ब सारे देखें, शाम को 5:30 बजे जो आपका लाइव टेस्ट है उसमें अपीयर करें, वरना वाकई बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि टेस्ट का अपना एक पैटर्न होता है। He as well as they were here for their dinner. He as well as they were here for dinner. दोस्तों आपको पता है जब भी वाक्य में as well आ जाता है तो बाद में कोई भी हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी वर्ब जो है शुरुआत वाले के मुताबिक होती है। ही में सिंगुलर है, यहाँ पे वॉज लगा दीजिए वर्ब को हटा करके। सही जवाब क्या आपका दोस्तों, बी फॉर, बोलिए मेरे साथ, बॉम्बे, बी फॉर बॉम्बे, राइट। क्या सीखा आपने, एज वेल एज, अलॉन्ग विद, टुगेदर विद से आगे जो होगा, आगे कौन था इस वाक्य में दोस्तों, इस वाक्य में आगे था आपके दे, एज वेल एज के बाद। तो जो बाद होते हैं ना उनको ये मान लीजिए कमबख्त ये थे ही नहीं, ये आपका खेल बिगाड़ने आए थे। ये लो मैंने इसको इतना ज्यादा जलील कर दिया कि अब आपके दिमाग से उतर जाए, ये होंगे ही नहीं। तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका दोस्तों, बी हो जाएगा। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हर, ही थॉट ऑफ मैरिंग हर मोर देन वंस। ये क्वेश्चन कीजिए आप, आया हुआ क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आप कीजिए, आपके पास में 20 सेकेंड्स है, मेरी तरफ से 20 सेकेंड मैंने आपको दिए, 26। चालू कीजिए फटाफट, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। खाली ये नहीं बताना कि इसमें आंसर ये होगा, इसका आंसर भी बताने की कोशिश करना है कि क्या होगा, ठीक है ना। सी पार्ट में है, ही वॉज वेरी, ये तो एकदम सही है, ही वॉज वेरी, वाज के बाद फॉन्ड है, फॉन्ड के बाद ऑफ आता है, ऑफ के बाद प्रीपोजिशन के बाद में प्रोनाउन आता है, किसमें, ऑब्जेक्टिव, हर ऑब्जेक्टिव है। तो ए पार्ट सही हो गया, बी पार्ट सही हो गया। ही थॉट ऑफ मैरिंग हर, उसने उससे शादी का सोचा, एक बार से ज्यादा। दोस्तों मोर देन वंस क्या है, एडवर्ब है, मोर देन वंस क्या है, एडवर्ब है फ्रीक्वेंसी की। तो शादी एक बार से ज्यादा नहीं होगी। आप अगर मैरिंग हर के, देखो शादी, उससे शादी करने की सोची और एक बार से ज्यादा, अरे एक बार एक से शादी कर ली तो 2 बार 3 बार 5 बार थोड़ी शादी होगी। बारंबारता शादी की नहीं है, बारंबारता उसकी सोच की है, उसने ऐसा सोचा, ठीक है। तो क्या करेंगे आप, ध्यान से सुनोगे दोस्तों, ये हटेगा, ये हटेगा, ये पूरा का पूरा हट जाएगा। अब मेरे साथ बोलेंगे आप, ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हर, ही थॉट, उसने सोचा कई बार, उसने कई बार उससे शादी करने का सोचा। ही थॉट मोर देन वंस, अब आप लगा देंगे ऑफ मैरिंग, इसको बाद में ले जाएंगे ऑफ मैरिंग हर, और इसको आप बाद में लेके जाएंगे। तो जो उसने कई बार सोचा, ये कई बार जो है ये आप सोच के साथ लगाएंगे, ये सोच के साथ लगाएंगे ये वाला, और इसको लास्ट पार्ट में लेके जाएंगे। एम आई राइट, हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आपने अगर वर्ड को आगे पीछे नहीं किया तो देखिए दिक्कत क्या होगी,
दो क्वेश्चन देखिए, बताइए कौन सा सही है। आई वॉन्ट अ नर्स एज्ड, आई वॉन्ट अ नर्स एज 30 फॉर माई चाइल्ड, फॉर माई चाइल्ड। मुझे नर्स चाहिए, 30 साल की नर्स चाहिए मेरे बच्चे के लिए, फॉर माई चाइल्ड। अब क्या होता है, इस क्वेश्चन को अगर 30 साल की उम्र नर्स के साथ नहीं जोड़ूंगा तो क्या होगा, बच्चे के साथ जोड़ूंगा, है। तो अगर ये वाक्य में ऐसे, तो ये वाक्य तो सही है, आई वॉन्ट ए नर्स एज 30 फॉर माई चाइल्ड। अब सेकेंड वाक्य क्या है, आई वॉन्ट ए नर्स फॉर माई चाइल्ड, आई वॉन्ट अ नर्स फॉर माई चाइल्ड एज 30, एज्ड 30। बताइए क्या हो गया, मुझे एक नर्स चाहिए मेरे बच्चे के लिए जिसकी उम्र 30 साल है। अब ये मेरा बच्चा जो है ना, ये हो गया दोस्तों 30 साल का, तो ये लफड़ा है दोस्तों, ये ऐसे नहीं बनेगा। तो आपका सेकंड क्वेश्चन क्या है, गलत है। एरर किस पार्ट में हो गया आपको पता ही है, सी पार्ट में। थैंक यू वेरी मच। आगे चलेंगे। दिस इंस्टीट्यूशन वाज सेट अप इन मेमोरी ऑफ एल्फ्रेड हु वाज बाय एक्सीडेंट शॉट बाय हिज सन, हु वाज बाय एक्सीडेंट शॉट, फिर बाय हिज सन। ठीक है दोस्तों, अगर ये शॉट, अगर यहां आजादी हुआ शॉट, तो यहां पर शायद बाय एक्सीडेंट को हम समझ मानते, लेकिन चूंकि ये शॉट है और ये वर्ब है, तो पिछला वर्ब जो है वो नाउन, ये एक्सीडेंट नाउन है। नाउन नहीं, हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, एडवर्ब में। तो एडवर्ब में हम करेंगे हु वाज एक्सीडेंटली शॉट बाय हिज सन। सी पार्ट में क्या है दोस्तों, एरर है ना, हु वाज एक्सीडेंटली शॉट बाय हिज सन। ये शॉट वर्ब है, शूट का सेकंड फॉर्म है, पास्ट फॉर्म। यहां थर्ड फॉर्म है क्योंकि वॉच के बाद आ रहा है, पैसिव बना रहा है। तो एक्सीडेंट को एक्सीडेंटली हटा दीजिए और बाई हटा दीजिए, क्योंकि बाई नाउन के साथ आता है। जब आप एक्सीडेंटली कहेंगे तो बाई एक्सीडेंटली नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि बाई का प्रयोग एडवर्ब के साथ में आपको नहीं करना है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। बताइए कोई दिक्कत आई तो, ठीक है ना। 25 ड्यू टू केयरलेसनेस ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। क्या आएगा दोस्तों इसमें जवाब, आपका क्या जवाब है, चलिए ये मैं आपको बताता हूं। इसका जवाब है ए। दोस्तों केयरलेसनेस क्या है, नेस लगा हुआ है, नेस लगा हुआ है तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञा। नाउन है तो पीछे ड्यू टू का प्रयोग गलत माना जाता है। ड्यू टू तब आता है जब आगे वर्ब होती है, एम आई राइट। तो आप इसमें ऐसे करेंगे, इसको दूसरे प्रीपोजिशन कन्वर्ट कर दीजिए, ड्यू टू की जगह कर दीजिए ओइंग टू। अब ओइंग टू का मतलब भी के कारण, लापरवाही के कारण। और ड्यू टू का मतलब भी क्या होता है दोस्तों, ड्यू टू का मतलब भी होता है के कारण, के कारण। लेकिन दोनों में फर्क क्या है आपको बता दिया मैंने, है ना। तो वो जो है वो ओविंग टू, आप केयरलेसनेस के साथ में नाउन की वजह से आप ओविंग टू का प्रयोग कीजिए, ठीक है ना, बल्कि की उसका, ठीक है। इन द एग्जामिनेशन एवरीवन सेज दैट हिज फॉली हैज ब्रॉट हिज रूइंस। हर कोई ये कहता है कि उसकी बेवकूफी से उसकी बर्बादी आई है। उसकी बेवकूफी जो है, हर कोई ये कहता है कि उसकी जो बेवकूफी है, वर्ड की ओर ध्यान देंगे, हर कोई ये कहता है कि उसकी बेवकूफियां जो है वो उसकी बर्बादी का कारण बनी। दोस्तों एक फ्रेजल वर्ब है इंग्लिश में, कारण बनना, ब्रॉट अबाउट। और ब्रॉट अबाउट का मतलब होता है रीजन, रीजन, कारण बनना। तो ये ब्रॉट जो है ना, ब्रॉट हिज रूइंस, इसका मतलब है कि कोई चीज आमने सामने लेकर के आते हैं। और जब कोई चीज परिस्थितियों में आती है तो वो, जैसे सरसों का तेल लेकर के आया, वो आम की चटनी लेके आया, वो मेथी का अचार लेके आया, तब तो ब्रॉट अकेला आ जाएगा। लेकिन उसकी बर्बादी लेकर के आई, उसकी तबाही लेकर के आई, ऐसे में वो दिखती नहीं है। तो ऐसे में उनको आपको फ्रेजल वर्ब में कन्वर्ट करना पड़ता है, ब्रॉट के बाद में अबाउट लाना पड़ता है, ब्रॉट अबाउट, जिसका अर्थ होता है his folly has caused his ruins। तो ये आपका प्रीपोजिशन की मिस्टेक थी। तो 26 के आपके बी पार्ट में क्या होगी दोस्तों,
बी पार्ट में आपके जबरदस्त एरर हो गई। नेक्स्ट चलेंगे अपन, द इंडियन फार्मर्स हैव बीन रीलिंग अंडर द वेट ऑफ पॉवर्टी सिंस टाइम इमेमोरियल। रीलिंग अंडर द वेट ऑफ पॉवर्टी माने गरीबी के बोझ के नीचे दबे हुए गए, गरीबी के बोझ के नीचे से गुजर रहे हैं या दबे पड़े हैं, या मतलब उस सिचुएशन के अंदर लॉकअप पड़े हैं, यू नो, सिंस टाइम इमेमोरियल। और कब से? जब से टाइम इमेमोरियल है। तो सिंस के साथ में टाइम दिया हुआ है और टाइम भी कैसा? इमेमोरियल। इसका मतलब यह है कि ये युगों से पहले की बात है, युगों से, पता नहीं कब से, युगों से, सदियों से, सदियों से। और इमेमोरियल माने याद नहीं, अर्थात पता नहीं कब से, पता नहीं कब, और इसके साथ क्या है? से। तो ये बिल्कुल सही है, सिंस। दोस्तों बहुत से विद्वान इसमें फ्रॉम का भी प्रयोग करते हैं, ये भी सही है, लेकिन सही तो ये भी है। और इंडियन फार्मर्स प्लूरल है, तो है प्लूरल है। और बिन और आईएनजी फॉर्म इसलिए आया है बिन के साथ क्योंकि पीछे किसका प्रयोग हुआ दोस्तों? सिंस का प्रयोग हुआ है। और अंडर द वेट ऑफ पॉवर्टी, गरीबी के बोझ के नीचे, गरीबी के बोझ के नीचे, और बिन के साथ आईएनजी फॉर्म एकदम सही है। हम इसको एक काम करेंगे, सीना ठोक करके कहेंगे डी पार्ट में कोई एरर नहीं है। इसमें एक एरर बन सकती है, मैं आपको बता दूं, ऊपर आप देख लीजिए, सिंस टाइम इमेमोरियल, ये जो वर्ड दिया हुआ ना आपको, सिंस टाइम इमेमोरियल, पता नहीं कब से, इसके पहले अगर फॉर आ जाता, TIM टाइम, अगर इसके पहले फॉर आ जाता तो गलत होता। फ्रॉम और सिंस दोनों सही, इसमें फ्रॉम भी आ सकता है, फ्रॉम टाइम इमेमोरियल, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये पैटर्न आपका चलेगा, ठीक है ना। आई डू नॉट सी अ फन इन प्रैक्टिकल जोकिंग, आई डू नॉट सी अ फन। डू नॉट क्या है? बोलिए, नेगेटिव है। आई डू नॉट सी, तो नेगेटिव के साथ में क्या होता है? ए फन नहीं आता है ना। डू नॉट, नेगेटिव के साथ में आप ए नहीं लगाओगे, नेगेटिव के साथ में आपको लगाना चाहिए आई डू नॉट सी एनी फन, है ना, इन प्रैक्टिकल जोकिंग। अगर आप प्रैक्टिकल जोकिंग किसी पे कर रहे हो तो इसको मजाक नहीं समझना चाहिए। ए पार्ट में क्या है दोस्तों? इसके ए पार्ट में क्या है दोस्तों? एरर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ही शोड करेज वर्दी ऑफ एन ओल्डर मैन। ही शोड करेज, करेज क्या आएगा? बोलिए फटाफट। बी पार्ट में एरर है, ठीक है। ही शोड करेज, वर्दी ऑफ नहीं होगा, वर्थ। ही शोड करेज वर्थ एन ओल्डर मैन, राइट। उसने बुजुर्गों की तरह, है ना, अपना साहस, बड़ों की तरह उसने अपना साहस दिखाया। वर्थ एन ओल्डर मैन, ठीक है। वर्दी ऑफ का प्रयोग, वर्दी ऑफ के बाद में नाउन आता है, एडजेक्टिव नहीं आ सकता है ना। ही इज वर्दी ऑफ, तो जैसे आप बोलेंगे ही इज वर्दी ऑफ, तो यहां पर क्या करेंगे आप? सिलेक्शन, इज वर्दी ऑफ सिलेक्शन, इज वर्दी ऑफ अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट, इस तरह से लेंगे आप। अगर एडजेक्टिव और आर्टिकल लेंगे साथ में तो इसमें आपको बीइंग का प्रयोग करना पड़ता, वर्दी ऑफ बीइंग एन ऑल्डरमैन, जो कि इसमें जरूरत ही नहीं थी। ही शोड करेज वर्थ, वर्थ के लायक, है ना, वर्थ माने के बराबर। तो यहां पर सही पार्ट क्या होगा दोस्तों? बी पार्ट में, ठीक है ना। मैं आपको एक एग्जांपल और दूंगा, अगर इसमें आप अगर समझ में नहीं आए तो क्वेश्चन और देख लीजिए, मेरे पास 56,000 रास्ते हैं, है ना। हिज हाउस इन दुबई, उसका दुबई में घर है। हिज हाउस इन दुबई इज वर्दी, हिज हाउस इन दुबई इज वर्दी ऑफ, है ना, 3, ठीक है ना। और ब्रिटिश मुद्रा ले लेते हैं, है ना,
मिलियन, तो ये 3 मिलियन है, 3 मिलियन है, और 3 मिलियन अगर है तो फिर ये वर्दी ऑफ नहीं होगा, यह होगा वर्थ 3 मिलियन, और ये पाउंड बीच में आ गया जो आपका, ठीक है ना, ये जो डॉलर और पाउंड है इसकी जो आपकी वो देते हैं ना आप सिंबल, ये सिंबल आ गया तो वो इस पैटर्न में आ गया, तो वर्थ 3 मिलियन, वर्दी ऑफ 3 मिलियन नहीं होगा, ठीक है ना। ओके, ये आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू। No less than 50 dacoits were killed in an encounter with the police. No less than. Then क्या है दोस्तों? कंपैरेटिव डिग्री है। कौन सी डिग्री है दोस्तों? कंपैरेटिव डिग्री है। देन अगर कंपैरेटिव डिग्री है तो कंपैरेटिव डिग्री है तो 50 डकैट्स क्या है? काउंटेबल नाउन है। क्या है दोस्तों? 50 डकैत, ये काउंटेबल नाउन है, यानी कि इनको हम गिन सकते हैं। तो गिन सकते हैं तो फिर पीछे लेस नहीं आएगा, क्योंकि ये केवल क्वांटिटी के साथ आता है। सॉरी, अगर आगे ऐसे होता नो लेस देन 50 लीटर या क्विंटल, अगर नो लेस देन 50 लीटर, 50 क्विंटल, 50 पाउंड अगर वजन होता, माप होता, 50 मीटर होता, तब तो आ जाता। लेकिन 50 डकाइट्स में क्या है? लोगों को हम गिन सकते हैं, और इसीलिए फ्यू वाले आइटम आने चाहिए। फ्यू नो, अच्छा फ्यू आ नहीं सकता, क्यों? क्योंकि आगे देन दिया हुआ है। तो जहां देन होता है उसके पीछे हम क्या लगाते हैं? आर। तो नो फ्यूअर देन 50 डकाइट्स वर किल्ड इन एन एनकाउंटर विद द पुलिस। ठीक है, तो दोस्तों डेली लाइव टेस्ट देखिएगा। लाइव टेस्ट पर 5:30 बजे, और डिफेंस के सुबह 11 बजे, शाम 4 बजे और रात 9 बजे। बाकायदा एयरफोर्स, एनडी और सीडीएस का पूरा आपके सामने, हर चीज का डिस्क्रिप्शन विथ एक्सप्लेनेशन एंड टीचिंग पॉइंट्स। थैंक यू वेरी मच। सुनील सर के साथ थे आप। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन और अनअकैडमी जो हमारा चैनल जो है ना, सीबीएसई की क्लासेस के लिए, प्लीज आप उस पर भी थोड़ी सी नजर रखेंगे और हमें बताएंगे कि आप सीबीएसई में कोई आपके कोर्स जो है, छोटे भाई बहन जो हैं उनको आप 9 to 12 की जो है ना क्लासरूम प्रोग्राम हमारा जो चल रहा है, वो इस चैनल का लिंक आपको नीचे दिया हुआ, उसको आप प्लीज सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच। एनडीए की क्लास में एक और अतिरिक्त प्रयास था मेरा, मैं अब आगे आपको कराऊंगा पैरा जम्बलिंग, है ना, पैरा जम्बल्ड सेंटेंसेस। ठीक है, इसमें 5-7 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, फिर फिलर की दोबारा से प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है ना, फिल इन द ब्लैंक्स जो होते हैं तो हम फिलर्स करेंगे। ठीक है ना, फिल इन द ब्लैंक्स, और फिर हम पैसेज रीडिंग भी लेंगे, पैसेज की भी प्रैक्टिस कराऊंगा, और पैसेज की भी आपको मैं टीचिंग का वो सारा का सारा अपडेट बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, मेरे साथ आप जुड़े रहे।